कि पर्सनली आपके हिसाब से जर्नलिज्म का फ्यूचर क्या है इंडिया में? मतलब ये वाला तो फ्यूचर नहीं है। मतलब बहुत स्ट्रक्चर टूट गया है जर्नलिस्ट के ग्रो करने का, तो बहुत ही मतलब हेवायर चीज़ें हो गई हैं। तो उसमें फ्यूचर क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं। हो सकता है आपका एज ए इंडिविजुअल अच्छा हो, पर ये करना पड़े और आपको बहुत पैसा मिले और एडिटर का पोस्ट मिल जाए तो आप बनना चाहेंगे? नहीं ना, कि आप जाके वहाँ पर आप डांस करो न्यूज़ रूम में और इस तरह का वायलेंट लैंग्वेज बोलो, आप करना चाहेंगे? नहीं करेंगे ना। तो मैं तो नहीं दुआ करूँगा कि आपको ऐसी नौकरी मिले। अब इसके अलग नौकरी मिलने के लिए तो अभी तो फ़िलहाल नहीं है। नहीं, ये सच्चाई है। मैं दिल नहीं तोड़ रहा, पर हम सबको ये रास्ता बनाना है। मुझे नज़र मिलाकर बात करने की आदत है, मगर उस तरफ अंधेरा है। इनाम तो सबको मिला है, क्योंकि जज साहिबान के सामने वही भेजा गया जो सबसे अच्छा था, वो नहीं भेजा गया जो सबसे अच्छा नहीं था। बहुत इनाम मिले हैं, मगर जब भी अभी भी किसी पुरस्कार को छूता हूं तो हाथ कांप जाता है। एक बार अंतरात्मा पूछती है कि सचमुच इसके हकदार हो? यही सवाल आप सब अपने अपने चैनलों से पूछिएगा, जिनके पर्दे पे 4 दिनों से उन्माद की भाषा बोली जा रही है राष्ट्रवाद के नाम पर। तालियां बजाना बहुत आसान है और तालियां पाना बहुत आसान है। लोग हम सब भावनाओं में बह जाते हैं, मगर इस पेशे का उसूल यही है कि ना तो खुद भावनाओं में बहें और ना ही किसी को उकसाएं। आप सब जब यहाँ से जाएंगे तो अपने अपने ट्विटर को, अपने अपने ट्वीट को पढ़िएगा। मैं मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा ख़राब कर दिया है। जो भाषा है और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल में, आज न कल कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। ना हम भीड़ बन रहे थे, ना हम भीड़ बना रहे थे। इस बात को याद रखिएगा। जब यहाँ से हम सब पर्दे पर आने वाले लोग हैं, लाखों लोगों के बीच पहचाने जाते हैं। ये भाषण मैं नहीं दे रहा हूँ। आपके आने से पहले भी यहाँ यही बात मैं कह के गया कि आज टीवी का पर्दा जो है वो बहुत तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है। बिजनेस की चुनौतियाँ हैं उसकी, लेकिन उस पर्दे पर हम इनाम के लिए भेजे गए अपनी अपनी बेहतरीन रिपोर्ट के टुकड़े के अलावा बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं आप लोग भी, जिसे आप अकेले में भी नहीं देख सकते हैं। तो जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हम यूं ही किसी घटना से पहले या घटना के बाद भी गांव और घरों से जुड़े रहते हैं। तो हमें मालूम है उन घरों से आने वाले जो हमारे CRPF के जवान हैं, अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उनके माँ बाप पर क्या गुजरी है। हम इस घटना की भावना से नहीं बोल रहे हैं, मगर उनकी तकलीफ को बहुत लंबे समय से कवर किया है हम लोगों ने। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके जज्बातों में ईमानदारी है तो अर्धसैनिक बलों के पेंशन के लिए एक लड़ाई लड़ लीजिए। वो रिक्शा वाले, ठेले वाले, टेम्पो वाले, किसान मजदूरों के घर से आते हैं। वो आ रहे हैं 3 मार्च को, और अपनी अपनी राष्ट्रभक्ति का इम्तहान उनके साथ खड़े होकर दे दीजिए और जाकर ट्वीट कीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी, हम भाषण बाद में सुन लेंगे, पहले इनको पेंशन दे दीजिए और ये जो सुविधाएं मांग रहे हैं वो दे दीजिए, ताकि हम इनसे आंख मिला सकें कि तुम्हारे अच्छे दिनों में भी हमने तुम्हारी लड़ाई लड़ी थी, तुम्हारी जिंदगी के लिए भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये पुरस्कार उन्हीं के लिए है। बहुत शुक्रिया NDTV और NDTV की टीम, सुपर्णा, सोनिया, सुनील, बाबा, उमा, सौरभ बहुत नौजवान रिपोर्टर है, लेकिन उसे जो जिस स्टोरी के लिए आप लोगों ने पुरस्कार के लायक चुना है, उस स्टोरी ने उस धारा को बदल दी जो उन्माद
जिसके जरिए पैदा करने की कोशिश की जा रही थी और जिस उन्माद ने एक बेहतरीन ऑफिसर सुबोध कुमार सिंह की जान ली। तो हमारी जो ड्यूटी है वो यही है। ये ड्यूटी नहीं है कि मेरे दफ्तर के सामने आप बोर्ड लगा दें कि रवीश का टाइम खत्म हो गया। रवीश का टाइम खत्म नहीं हो सकता है। आपको हजारों इनाम मिल जाएंगे, आपकी टीआरपी 100वें माले पर चढ़ जाएगी, तब भी कोई रवीश की जरूरत रहेगी। पत्रकारिता में आम आदमी कोई रवीश जैसा ही ढूंढेगा। मैं रहूं या नहीं रहूं उसकी चिंता मत कीजिएगा। तो हमारी सुपर्णा जी ने कहा कि क्या करना चाहिए, मैंने कहा हंसना चाहिए। आप तो हंस रही हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल हंसना चाहिए। लेकिन अगर उनकी मीडिया प्लानर टीम ने मुझसे पूछा होता कि हम आपके टाइम के खत्म होने के ऐलान पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, आपका क्या कहना है, तो मैं यही कहता कि वो पैसा अपने गरीब पत्रकारों में बांट दीजिए, मैं प्राइम टाइम से इस्तीफा दे देता हूं और अपने घर चला जाऊंगा। तो यही है कि हम आपस में इतने जहर ना बोएं और ना अपनी आदत से जनता के बीच, दर्शकों के बीच सनक की हवा को तेज करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम ये 5 साल का दौर पूरा कर गए। आप ज्यूरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके उस ईमान और ज़मीर का कद्र करते हैं कि आपने हमें चुनते वक्त ये सोचा तो होगा कि बहुत बुझाने की कोशिश की गई, मगर ये दिया जगमगाता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दुनिया भर में सरकारों के कामकाज का तरीका बदल रहा है। सरकारें भी बदल रही हैं। धारणा यानी छवि ही नई जमीन है, उसी का विस्तार ही नया राष्ट्रवाद है। मीडिया अब सरकारों का नया मोर्चा है। दुनिया भर की सरकारें मीडिया को जीतने का प्रयास कर रही हैं। हर जगह मीडिया वैसा नहीं रहा जैसा होने की उम्मीद की जाती है। पिछले साल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा था। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर सर्जेई गुरिव और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डेनियल त्रेसमैन का ये लेख कहता है कि आजकल नए प्रकार के ऑथोरिटेरियन सरकारों का उदय हो चुका है। ये सरकारें विपक्ष को खत्म कर देती हैं, थोड़ा बचा कर रखती हैं ताकि लोकतंत्र का भ्रम भी बना रहे। इन सरकारों ने ग्लोबल मीडिया और आईटी युग के इस्तेमाल से विपक्ष का गला भी घोंटा है। अति प्रचार, बहुत ज्यादा प्रचार, दुष्प्रचार, झूठा प्रचार यानी प्रोपेगेंडा का खूब सहारा लिया जाता है। सेंसरशिप के नए नए तरीके आ गए हैं। सूचना संबंधी तरकीबों का इस्तेमाल होता है ताकि रेटिंग बढ़ सके। इसे भी अब फर्जी तरीके से बढ़ाया जाता है। नागरिकों को एहसास दिलाया जाता रहता है कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हम ही श्रेष्ठ विकल्प हैं। इस लेख में इन शासकों को नया ऑटोक्रेट कहा गया है, न्यू ऑटोक्रेट, जो मीडिया को विज्ञापन की रिश्वत देते हैं, मीडिया पर केस करने की धमकी देते हैं, नए नए निवेशकों को उकसाते हैं कि सरकार की आलोचना करने वाली मीडिया संस्थान को ही खरीद ले। मीडिया पर नियंत्रण इसलिए जरूरी है कि अब सब कुछ धारणा है, परसेप्शन, धारणा आपकी मतलब ख्याल में होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है। लगातार विज्ञापन और भाषण आपको यकीन दिलाते रहते हैं कि हो रहा है। जमीन पर भले वो नजर ना आए, लेकिन आप यकीन करने लगते हैं कि हो रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पत्रकार को चमचा होने की जरूरत नहीं है, उसे संदेहवादी होना चाहिए। मतलब सरकार के हर दावे को संदेह की निगाह से देखे। यह वाकया अमेरिका के अस्ताचल राष्ट्रपति ओबामा का है। पद छोड़ने से 48 घंटे पहले ओबामा ने व्हाइट हाउस के पत्रकारों से बात करते हुए अंग्रेजी में इस वाक्य को यूं कहा, यू आर नॉट सपोज टू बी साइकोफेंट्स, यू आर सपोज टू बी स्केप्टिक्स। उन्हें देखकर लगता है कि जैसे किसी ने उनके चेहरे पर चादर डाल दी और वो चुपचाप लठिन दिल्ली के रास्तों से निकलकर जा रहे हैं। इन रास्तों पर कोई पत्रकार मिले तो पूछिएगा, क्या उन्हें डर लगता है? वो बिना बोले जवाब दे देंगे। दिल्ली के पत्रकारों को अब डर लगता है। अब या तो चमचे बोलते हैं या फिर जिन्हें चमचा होना है वो बोलते हैं। यह इलाका हमारे पेशे के भीतर बैठ गए राष्ट्रीय भय की राजधानी है। कभी आपने डर की राजधानी के बारे में सुना है? रात का रिपोर्टर पढ़िएगा, निर्मल वर्मा की कहानी है। दिल्ली के रास्तों पर खुफिया एजेंसियों का एक भय हमेशा एक रिपोर्टर का पीछा कर रहा होता है। टेलीफोन की हर घंटी दहशत पैदा करती है कि कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है।